साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह आपके यूपी टेट जूनियर लेवल एग्जाम को ध्यान में रख के ये वीडियो साथियों बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सामाजिक अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, जिसे जो है सामाजिक अध्ययन की पेडागाजी के नाम से आपका जाना जाता है। यदि आप विगत एग्जाम को ध्यान में रखते हैं, चाहे वो आपको जितने भी अब तक जो है सामाजिक अध्ययन से जुड़े यूपी टेट या सी टेट एग्जाम हुए हैं, यदि उनमें आप देखिएगा तो पेडागाजी से आपसे निश्चित रूप से क्वेश्चन बना है और ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन बनते हैं। साथियों, ये अपने आप में सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पे हम लोग 30 से प्लस क्वेश्चन यानी 30-35 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यदि इन आप 30-35 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो फिर इनके बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र या पेडागाजी को लेकर के। साथियों, ये कंप्लीट वीडियो है, बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। सभी क्वेश्चनों को जो है अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और आप चाहें तो इसका अच्छे से नोट बना लीजिए। बस एक बार आप रिवीजन करके एग्जाम में चले जाइए, आपका 100% क्वेश्चन जो भी इससे बनेगा सब सही का सही कर पाइएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो जो सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना, नागरिकों के गुणों और नैतिक मूल्यों का विकास करना, यही जो है सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे जो क्वेश्चन लिया गया है वो ये पूछा जाता है कि सामाजिक अध्ययन किन विषयों का एकीकरण है। दरअसल इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन बने हैं। जब मैंने विगत एग्जाम के पेपरों को देखा तो उसमें कुछ इस टाइप से भी आता है कि निम्न में कौन सा विषय है जो सामाजिक अध्ययन का विषय नहीं है। तो इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो सामाजिक अध्ययन के किन विषयों का एकीकरण है, यानी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम लोग किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, तो खास करके आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। देखा जाए तो इन्हीं 5 विषयों का मूल रूप से सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य बताना है। यानी जो सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण की विधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि है उसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समझ और व्यवहारिक जीवन कौशल का विकास करना। यानी सामाजिक समझ पैदा करना, सामाजिक समझ के साथ साथ व्यवहारिक जीवन कौशल का विकास करना, यही जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आगे है, सामाजिक अध्ययन में नक्शे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जो नक्शे का प्रयोग किया जाता है, यानी जो मैप का प्रयोग किया जाता है, उसका क्यों किया जाता है वो ये है कि भौगोलिक ज्ञान एवं स्थानीय समझ हेतु। देखा जाए तो भूगोल के अंतर्गत अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री होती है तो वो आपका मैप होता है, नक्शा होता है। ये कई बार यूपी टेट एग्जाम में दोहराया गया आपका क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम नक्शे का प्रयोग करते हैं उसके द्वारा हमें भौगोलिक ज्ञान, अस्थायी रूप से भौगोलिक ज्ञान एवं स्थानीय समझ हेतु मैप का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, बहुत ही यूनिक विधि है, ये बहुत बार यूपी टेट एग्जाम में दोहराई गई है। प्रोजेक्ट विधि का उपयोग पहले तो है कि प्रोजेक्ट विधि का उपयोग किसने किया सबसे पहले। तो देखिए, जो सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि का उपयोग जो है विलियम किलपैट्रिक द्वारा किया जाता है। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन में विलियम किलपैट्रिक द्वारा जो है प्रोजेक्ट विधि का उपयोग जो है इन्हीं ने इस प्रोजेक्ट विधि को विकसित किया था। या यूं कहा जाए कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, यानी इसको किसने विकसित किया था, तो किलपैट्रिक ने विकसित किया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे, सामाजिक अध्ययन में मूल्य शिक्षा का क्या महत्व है। यानी जो सामाजिक अध्ययन है उसके अंतर्गत जो हम वैल्यू की बात करते हैं तो मूल्य शिक्षा का क्या महत्व है। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बालक के नैतिक विकास, सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु जो है सामाजिक अध्ययन में मूल्य शिक्षा का महत्व है। यानी सामाजिक अध्ययन में मूल्य शिक्षा का क्या महत्व है। तो भाई, ये जो सामाजिक अध्ययन है
यह बालक के नैतिक विकास, सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु इसका बहुत बड़ा मतलब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसका मूल्य है। ठीक है, यानी हम इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए फील्ड ट्रिप की बात हो रही है, यानी आप देखिएगा सामाजिक अध्ययन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एजुकेशनल टूर, यानी एजुकेशनल टूर या इसे फील्ड ट्रिप बोला जाता है। फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दरअसल जब आप फील्ड ट्रिप जाते हैं, आपका एजुकेशन का टूर जाता है सामाजिक अध्ययन को लेकर के खास करके, तो इसके द्वारा क्या होता है, जैसे आप किसी पहाड़ का, झील का, झरना का, समुद्र का यदि आप अपने स्टूडेंट को एजुकेशनल टूर के माध्यम से प्रत्यक्ष जो है वो चीज़ दिखा देते हैं आप टूर के माध्यम से, तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान अर्जित करना। जब हम किसी चीज़ के प्रत्यक्ष अनुभव से खुद देख करके ज्ञान का अनुभव हम करते हैं तो वो हमारा बिल्कुल ज्ञान अस्थायी हो जाता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान अर्जित करना यह जो है फील्ड ट्रिप जो एजुकेशन यानी फील्ड ट्रिप या एजुकेशनल टूर का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आगे है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में संवाद विधि क्यों उपयोगी मानी जाती है, यानी जो हमारा सामाजिक अध्ययन जो हमारा जो आपका जो सामाजिक अध्ययन का जब हम शिक्षण करते हैं तो उसमें जो हम संवाद करते हैं तो संवाद विधि क्यों उपयोगी मानी जाती है, जरा समझिए। तो इसका जो सही आपका जो आंसर है वो ये है कि विद्यार्थियों में तार्किक सोच एवं सहभागिता बढ़ाती है। यानी जब हम संवाद विधि का उपयोग करते हैं आपस में जो है जब संवाद किया जाता है तो विद्यार्थियों में तार्किक सोच एवं सहभागिता क्या करती है, सहभागिता को बढ़ाने का काम करती है। आगे है सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान पद्धति का क्या उद्देश्य है। तो देखिए जो समस्या समाधान पद्धति है वो क्या करती है, सामाजिक समस्याओं को समझने। देखिए जो सामाजिक समस्या समाधान जो पद्धति है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जब हम इस पद्धति का प्रयोग करके सामाजिक अध्ययन को करते हैं तो वो क्या करती है, सामाजिक समस्याओं को समझने और उसे हल करने की क्षमता को विकसित करती है। आगे है सामाजिक अध्ययन में नागरिकों का विकास कैसे होता है। देखिए अगर कोई नागरिक है तो उसके सामाजिक अध्ययन द्वारा नागरिकों का विकास कैसे होता है, तो नागरिकों का विकास देखिए नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की शिक्षा के माध्यम से। जब हम अपने नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार का ज्ञान करा देते हैं तो वो जो है, और यह सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही ये ज्ञान कराया जाता है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जो है नागरिकता का विकास करने के लिए। किसी भी नागरिक को अपना महत्व तभी समझ में आता है जब उसे अपने मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार का बोध हो जाता है। आगे है सामाजिक, अगला जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक अध्ययन में समूह कार्य का क्या लाभ होता है। जब बच्चे समूह में कोई कार्य करते हैं तो वो एक तो सहयोग की भावना विकसित होती है, संचार अब उनके ज्ञान का भी एक दूसरे में संचार होता है, सामाजिक व्यवहार का भी विकास होता है, वो एक दूसरे के साथ जो है जुड़ाव रखते हैं, सहयोग की भावना होती है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। यह समूह कार्य का लाभ है देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। आगे है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किस सिद्धांत पे आधारित है। देखिए जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण है वह जो है मुख्य रूप से करके सीखने पर आधारित है। जब हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, जब हम कोई चीज़ करके सीखते हैं तो वो हमारी अस्थायी हो जाती है, और सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है वो इसी सिद्धांत पे आधारित होता है, करके सीखने पर आधारित होता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में चार्ट एवं मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हमारे चार्ट एवं मॉडल होते हैं उनका उपयोग सामाजिक अध्ययन में क्यों किया जाता है, वो अमूर्त अवधारणाओं को दृश्यमान बनाने के लिए, यानी जो अवधारणा जो अमूर्त होती है उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट एवं मॉडल का सहारा जो है लेते हैं। तो हमारे जो चार्ट एवं मॉडल होते हैं वो अमूर्त अवधारणाओं को दृश्यमान बनाने हेतु इसका हम उपयोग सामाजिक अध्ययन में करते हैं। आगे सामाजिक अध्ययन में अनुकरण की क्या भूमिका होती है। जब आप किसी के अनुकरण के द्वारा सीखते हैं तो देखिए जो अनुकरण की क्या भूमिका होती है, तो विद्यार्थी समाज में आदर्श व्यवहार सीखता है,
जो विद्यार्थी होता है वो समाज में आदर्श जो व्यवहार जो सीखने का काम करता है वो अनुकरण द्वारा ही ज़्यादा एक दूसरे का देख करके सीख करके ही करता है। तो अनुकरण की जो भूमिका होती है वो ये होती है कि विद्यार्थी समाज में आदर्श व्यवहार सीखता है। इसके माध्यम से सामाजिक अध्ययन का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? देखिए, आपने देखा कि सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, अब यहाँ है दीर्घकालिक उद्देश्य। तो अगर पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, तो वही जो सामाजिक अध्ययन का दीर्घकालिक उद्देश्य है वो है अच्छे नागरिक का निर्माण करना, यानी एक राष्ट्र के अच्छे नागरिक का निर्माण करना ही जो है सामाजिक अध्ययन का देखा जाए तो दीर्घकालिक उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे भी आपको यहाँ पर एक बहुत यूनिक क्वेश्चन आपका कई बार जो दोहराया गया है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कि चलिए यहीं पे कर देते हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का यही उद्देश्य है मूल रूप से कि देखिए जो सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें रही हैं उनका विकास करना, फिर उसके बाद राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, इसके साथ ही साथ एक राष्ट्र के अच्छे नागरिक का, यानी एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना। तो जो सामाजिक अध्ययन का मूल उद्देश्य होता है वो एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना, यही सामाजिक अध्ययन का देखा जाए तो दीर्घकालिक उद्देश्य होता है। आगे है फिर सामाजिक अध्ययन में स्थानीय जो अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, बच्चे अपने परिवेश से जुड़कर सीखते हैं। जब हम सामाजिक अध्ययन में जो स्थानीय अध्ययन इसलिए कराया जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा पहले अपनी परिवेश की चीज़ों को, जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उनके द्वारा वो जल्दी समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो इसलिए स्थानीय अध्ययन का महत्व बढ़ जाता है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से जुड़ करके ही सीख पाते हैं। अब देखिए, सामाजिक अध्ययन में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी है, जो आईसीटी है आपकी, यानी सामाजिक अध्ययन में तकनीकी का आज के समय में बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे किया जाता है? वीडियो के माध्यम से, आपकी मैपिंग ऐप के माध्यम से, डिजिटल चार्ट के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप हैं आपके। कहने का मतलब सामाजिक अध्ययन विषय में बहुत ज़्यादा, यदि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से स्पष्ट करना है तो आजकल जो है टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व बढ़ जाता है देखा जाए तो। आगे सामाजिक अध्ययन में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाता है। देखिए, सामाजिक अध्ययन के विषय में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाता है, तो ये देखिए इसलिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का महत्व दिया जाता है क्योंकि यहाँ से नागरिकों में समानता और सहभागिता की भावना विकसित होती है। तो राष्ट्र के नागरिकों के अंदर समानता, इक्वलिटी और जो है सहभागिता की भावना को विकसित करने के लिए सामाजिक अध्ययन विषय में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। यानी जिस तरीके से आपकी अगर कोई क्लास है वो यदि एक लोकतांत्रिक क्लास माने तभी मानी जाएगी जब सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के साथ जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो समानता है, इक्वलिटी का भाव सभी के साथ हो। आगे है देखिए CCE का पूरा नाम क्या होता है। तो CCE का पूरा नाम आपसे पूछा गया है तो होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का पूरा नाम होता है। इसका होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेके है। देखिए, सामाजिक अध्ययन में सतत मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। भाई, सामाजिक अध्ययन में बच्चों की निरंतर प्रगति का पता इसी के द्वारा चलता है। अगर बच्चे की निरंतर प्रगति का पता आपको लगाना है तो आपको लगातार सतत कंटिन्यू आपको बच्चे का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो सतत मूल्यांकन इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जरूरी होता है कि जो आप स्किल बच्चे को सिखा रहे हैं, जो आप दक्षता बच्चे को सिखा रहे हैं, वो कहाँ तक बच्चा सीख पाया, इसीलिए जो है बार बार उसके मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। सामाजिक अध्ययन में भूमिका, रोल प्ले की बात कर रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन में भूमिका अभिनय का क्या लाभ है। यानी रोल प्ले, सामाजिक अध्ययन में रोल प्ले की क्या भूमिका होती है, अभिनय की क्या भूमिका होती है। तो यह जो है विद्यार्थी में सामाजिक दृष्टिकोण को, रोल प्ले, जैसे आपने कोई स्टोरी सुनाया तो फिर उसका यदि बच्चे के द्वारा उसका रोल प्ले कर दिया जाता है, यानी उसका अभिनय कर दिया जाता है किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो विद्यार्थियों में सामाजिक दृष्टिकोण विकसित होता है। आगे सामाजिक अध्ययन में प्रश्नावली विधि का उद्देश्य बताना है। देखिए, सामाजिक अध्ययन में प्रश्नावली विधि का क्या उद्देश्य है
तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों के सोच व विचार को समझना। जब हम विद्यार्थी से प्रश्न करते हैं तो हम विद्यार्थी को समझने का प्रयास करते हैं, हम उसकी सोच एवं विचारों को समझ पाते हैं कि जो स्किल इसने सीखा, जो इसको आपने लर्निंग आउटकम दिया, वो कहाँ तक वो प्राप्त कर सका। आगे है सामाजिक अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो उसका एकीकरण आप कैसे करते हैं। हम पर्यावरण संरक्षण और संसाधन उपयोग जैसे विषयों को उसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। यानी पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण में आप क्या करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हम उसकी बात करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के उपयोग का, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को उसमें हम जोड़ देते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत, यानी पर्यावरणीय शिक्षा में। ठीक, आगे सामाजिक अध्ययन में अच्छे नागरिक का क्या अर्थ होता है। देखिए, सामाजिक अध्ययन में अच्छे नागरिक का क्या अर्थ है, इससे क्या आशय है। तो देखिए, जो अपने यानी वही नागरिक जो है सामाजिक अध्ययन में एक अच्छे नागरिक के रूप में जाना जाता है जो नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करता हो और सामाजिक विकास में अपना योगदान दे। यानी वही नागरिक एक सच्चा नागरिक माना जाता है सामाजिक अध्ययन के दृष्टिकोण से, कि जो नागरिक अपने जो है कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को समझते हुए जो है सामाजिक विकास में अपना योगदान, यानी वो अपना अधिकार जाने, अपना कर्तव्य जाने और साथ ही साथ उस नागरिक का समाज के विकास में यानी सामाजिक विकास में वो अपना योगदान दे, तो उसे ही जो है सामाजिक अध्ययन में अच्छे नागरिक के रूप में देखा जाता है। आगे भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री बताना। यदि आप भूगोल का शिक्षण कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो उपयोगी सहायक सामग्री होती है वो आपका मानचित्र होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। अगर भूगोल शिक्षण की सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि की बात की जाए तो वो आपकी भ्रमण विधि होती है, जिसे आप कहते हैं टूर मेथड। जो भ्रमण विधि होती है वो आपके ज्ञान को, बच्चे का जो ज्ञान है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने भ्रमण विधि की बात किया था, यहाँ पे है एजुकेशन टूर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान अर्जित करना। तो प्रत्यक्ष अनुभव से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो अस्थायी होता है और उसकी जो विधि है वो आपकी भ्रमण विधि है। तो भूगोल को सबसे अच्छे से समझना है तो सबसे उपयुक्त विधि भ्रमण विधि है और इसमें जो उपयुक्त सहायक सामग्री होती है वो आपका मानचित्र होता है। सहायक आगे है सहायक अध्यापक। सामाजिक अध्ययन के सहायक अध्यापक को विषय वस्तु के साथ किन अन्य चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अगर कोई सामाजिक अध्ययन का यदि कोई अध्यापक है तो उसको विषय वस्तु के साथ इन चीज़ों का भी ज्ञान होना जरूरी है। वो है शिक्षण विधि, शिक्षण की तकनीकी और जो है शिक्षण का उद्देश्य, यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विधि है और इसके शिक्षण की तकनीकी का भी ज्ञान होना चाहिए विषय वस्तु के साथ साथ। ठीक है, आगे है जो क्वेश्चन है वो है योजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट विधि बोला जाता है, जिसके जन्मदाता जो है किलपैट्रिक को बताया जाता है कि जो है किलपैट्रिक ने ही जो है योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि को विकसित किया था। और यह शिक्षण की एक नवीन विधि होती है और इस विधि में क्या होता है कि करके हम सीखते हैं, यानी करके सीखने पर आधारित होती है। तो जो योजना विधि है उसी को प्रोजेक्ट विधि बोला जाता है। यह जो है कि आपकी देखा जाए तो शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, करके सीखने पर यह आधारित है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। आगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसकी हम लोग बात कर लिए। पुनः एक बार देख लो आप कि सामाजिक अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, एक अच्छे राष्ट्र के नागरिक का निर्माण करना, दूसरा जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उसका जो है विकास करना और राष्ट्रीय एकता के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, यही सामाजिक अध्ययन विषय का मूल उद्देश्य है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है व्याख्यान विधि। देखिए, जो व्याख्यान विधि के क्या गुण हैं। जो व्याख्यान विधि है
उसका जो विशेषता है यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि व्याख्यान विधि में क्या होता है कि समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। यानी जब आप व्याख्यान विधि के द्वारा सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते हैं तो उसमें आपका समय भी बचता है और शक्ति भी बचती है, और तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। यानी आप तर्कशीलता एवं चिंतन यानी तर्क एवं चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। पाठ्य वस्तु का अधिक स्पष्ट होना, और जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है, जो हमारी पाठ्य वस्तु है, जिस अवधारणा को हम जिस अवधारणा को हम जानना चाहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो ये रहा जो है आपका व्याख्यान विधि के फायदे हैं, आपका समय और शक्ति का बचना, तर्क एवं चिंतन की शक्ति का विकास होना और पाठ्य वस्तु का और अधिक स्पष्ट हो जाना। आगे है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन क्या होता है। तो देखिए जो सामाजिक अध्ययन है उसके शिक्षण की विधि का जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन माना जाता है वो आपकी श्रव्य एवं दृश्य। देखिए श्रव्य एवं दृश्य दोनों सामग्री को माना जाता है। श्रव्य सामग्री एवं दृश्य सामग्री, ये दोनों जो सामग्रियां हैं, ये जितनी भी इस तरीके की सामग्री हैं वो जो दिखाई दे, जो सुनी जा सके, तो यही जो है इसके सबसे उपयोगी सहायक साधन में आपका माना जाता है। साथियों यहाँ जो 30-35 क्वेश्चनों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ से जो है अब यहाँ तक जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए साथियों वो जो विगत एग्जाम में जो पीछे की परीक्षाएं हुई उनसे पूछे गए हैं, और उसके अलावा अन्य क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप इसका रिवीजन करके एग्जाम में जाते हैं तो आप चाहे यूपी टेट में बैठिए चाहे सी टेट में बैठिए, सामाजिक अध्ययन की पेडागाजी से यदि क्वेश्चन बनेगा तो साथियों इस टाइप का ही बनेगा और आप इसे बड़े आसानी से कर पाएंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। साथियों अपना एक प्यारा कमेंट दीजिएगा ताकि जो है आपके कमेंट से हमें आगे कार्य करने की साथियों प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग कि साथियों अब तक हमने जो है जूनियर यूपी टेट एग्ज़ाम से लेकर के करीब 7-8 वीडियो जो है आपकी जो है डाली गई। साथियों जब चैनल पे आप जाइएगा तो यूपी टेट एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी है, और उस प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो यूपी टेट एग्ज़ाम से जुड़ी जो है लेटेस्ट वीडियो बहुत ही यूनिक कंटेंट के साथ साथियों आप वहां जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।